हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने जो बेस है, अपना जो आधार है, अपनी जो नींव है उसे मजबूत करने का प्लान बनाया हुआ है। और इसीलिए जो सबसे बेसिक किताब है ल्यूसेंट, उसे हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इतिहास में दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हुए उसे पूरा कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए, अभी नवरात्रि के पावन दिवस चल रहे हैं। आप सब लोग प्रण लें कि एक निश्चित सिलेबस का हिस्सा कंप्लीट करेंगे। कमेंट करके हमें बताएं, जय माता दी जरूर बोलें और पूरी श्रद्धा के साथ इस सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करें। भटकना बंद कीजिए कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। अभी तक बच्चों का यही चल रहा है कि वो केवल डाटा कलेक्शन की मशीनें बन जाते हैं, डाटा कलेक्शन की दुकानें बन जाते हैं। भाई तुम फोटोकॉपी की दुकान नहीं हो, स्टेशनरी की दुकान नहीं हो। किसी भी एक कंटेंट को उठाओ और अच्छे से याद कर लो, बाद में एड ऑन करते रहेंगे, लेकिन मूलभूत बात है कि आपको चीजें याद हो। क्या कंटेंट कलेक्शन में लगे हुए हो, समझ ही नहीं आता कि आपका हमेशा कंटेंट कलेक्शन चलता रहता है। किसी एक अच्छे टीचर को, किसी एक अच्छी किताब को, किसी एक अच्छे नोट्स को पकड़िए और उसके साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कीजिए, कंटेंट को याद कीजिए, यूनिट को। चलिए आज शुरू करते हैं हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब इस सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने से पहले हमने ये समझना है कि भाई भारत का जो इतिहास रहा, उस भारत के इतिहास में हमारा जो लगभग 1206 से 1526 का समय रहा, उसे हमने सल्तनत काल कहा, सल्तनत काल के नाम से जाना। और इस पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों से आशय यह है कि ज्यादातर जो उत्तर भारत का हिस्सा है, इस वाले हिस्से पर या इससे इतने बड़े हिस्से पर एक ही वंश का, एक ही सल्तनत का, एक ही वैरायटी का शासन रहा। अब इस वैरायटी के शासन में या इस क्षेत्र में जो शासन रहा, वहां कौन कौन सी शब्दावलियां आ जाती थी या बोली जाती थी, क्योंकि ये सब लोग अरबी या तुर्की थे, अरबी और तुर्की हुआ करते थे। इसलिए हमें याद रखना है कि इन अरबियों और तुर्कियों की जो भाषा थी वो शुरुआत में फारसी और अरबी थी, फिर उर्दू को उन्होंने जन्म लिया। उर्दू कैसे जन्मी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें फोकस करना है कि सल्तनत काल की व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ जो शब्दावलियां बोली जाती थी, यहाँ जो प्रशासन किया जाता था, वैसे यहाँ पर प्रशासन राजतंत्रात्मक था। याद रखिएगा, राजतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था थी। लेकिन इस राजतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था में कोई एक निश्चित वैरायटी की व्यवस्था नहीं रही। तलवार की शक्ति अर्थात जिसमें ज्यादा दम है वो राजा बना और उसने अपने हिसाब से समय समय पर व्यवस्थाओं को बदला। तो पूरे इस 300 वर्षों के इतिहास में, ये जो 300 वर्षों का इतिहास है, यहाँ कोई एक निश्चित व्यवस्था तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम एक उसका खाका दिमाग में तैयार कर सकते हैं, उसका एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं कि हाँ लगभग इतनी आसपास की या इतनी मिलती जुलती व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती थी। तो पहले जब हम प्रशासन समझें, उससे पहले या प्रशासनिक व्यवस्था समझें, उससे पहले हम आज की तारीख में जो व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था समझें, उससे पहले जो भारत की आज की व्यवस्था है, वर्तमान की जो व्यवस्था है, या फिर मैं कहूं आज की जो व्यवस्था है वो कैसी है वो हम समझ लेते हैं। भारत की वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान में हम संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश है। कैसे देश है? संघात्मक शासन व्यवस्था के। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि पूरे देश के लिए एक कॉमन सरकार होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होगा और उसके साथ मंत्री परिषद होगी, और ये सब जनता के द्वारा चुने जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसलिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर छोटे छोटे राज्य होंगे और उनमें एक मुख्यमंत्री और उसकी भी एक मंत्री परिषद होगी, और इनको भी जनता द्वारा सीधे रूप से चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संघात्मक शासन व्यवस्था का पालन किया जाता है। अब हम देखें कि भाई प्रशासन जो सल्तनत काल का था,
सल्तनत काल में कैसी व्यवस्था थी। तो लगभग जो आज व्यवस्था है वैसे ही सल्तनत काल में थी, लेकिन वहां लोकतंत्र ना होते हुए क्या हुआ करता था, राजतंत्र होता था। और राजतंत्र में जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, और राजा की मदद करने के लिए कुछ लोग होते थे जिनको हम उस जमाने में मंत्री कहा करते थे। तो जैसे अभी हमारे प्रशासन का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री है, वैसे उस समय राजा हुआ करता था, और राजा की सहायता के लिए जैसे प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री हैं, वैसे उस जमाने में भी मंत्री हुआ करते थे। फिर पूरे प्रशासन को अच्छे से निभाने के लिए छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाता था। जैसे आज की तारीख में पूरे भारत को हमने राज्यों में बांटा हुआ है, वैसे उस जमाने में हमने, जहां राज्य आपको यहां मिलेंगे, ये मध्य प्रदेश मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ मिलेगा, ऐसे वहां पर भी प्रांतों में बांट दिए जाते थे। और प्रांत में भी फिर एक प्रमुख व्यक्ति और उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री, इस प्रकार का एक सिस्टम जनरेट या डेवलप किया गया था। तो याद रखिए कि राजतंत्रात्मक प्रशासन था, और केंद्र के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन भी या प्रांतों का भी बोलबाला था उस प्रशासन में। अब हम आगे चलते हैं, यहां से हमारे लिए शब्दावलियां शुरू हो जाती हैं, हमें कुछ शब्दावलियां याद करनी है। और पहली शब्दावली यहां से शुरू होती है कि सल्तनत कालीन व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। उसमें केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो है वो सुल्तान हुआ करता था, इसीलिए इसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? दिल्ली सल्तनत, क्योंकि उसका प्रमुख सुल्तान है। मंत्री परिषद भी होती थी। अब सुल्तान अकेला तो पूरा डिसीजन, सारी चीजें संभाल नहीं लेगा, खैर सब कुछ डिसीजन वही लेगा, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ लोग हैं, और उन लोगों को हम मंत्री परिषद कहते हैं कॉमन भाषा में। और इस मंत्री परिषद को उस जमाने में मंत्री परिषद ना कहते हुए मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट नाम हमारे लिए निकलता है, मजलिस ए खलवत। क्या था? सल्तनत कालीन मंत्री परिषद को मंत्री परिषद ना कहते हुए मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खलवत जो, या मजलिस ए खलवत जो चीज थी या जो लोगों का समूह था, ये क्या था? लोगों का समूह, जिनको हम मंत्री कहते हैं। लोगों का समूह जो सुल्तान को सलाह देते हैं। ये मजलिस खास नाम की एक बिल्डिंग बनाई गई थी, उसी में बैठक करते थे। तो जैसे आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री या तो आवास में या फिर संसद में या किसी न किसी स्थान पर बैठक करते हैं, वैसे के वैसे यहां पर भी मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। ये पॉइंट याद रख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब जो राजा है वो उस जमाने के जो अमीर व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, जो धार्मिक प्रतिनिधित्व करने वाले पंडा लोग हैं, जो मुल्ला हैं, उनसे भी बात करेगा। तो उसके लिए भी बार खास नाम की एक जगह बनाई गई। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों से, खानों से, अमीरों से, मलिकों से या मालिकों से सबसे बातें करता था, उनके विचार जानता था कि भाई फलानी एक समस्या आई है, फलानी एक चीज काम करना है, फलाना एक डेवलपमेंट का काम करना है, आपका क्या विचार है? तो सब लोगों का विचार जो है वो बारे खास में लिया जाता था। यहाँ पर सुल्तान और दरबारी लोग बैठते थे। क्लियर हो गई एक बात? आगे बारे आजम भी एक जगह होती थी। बारे आजम क्या होता था? सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग यहां पर बैठकर पूरा करता था। भाई प्रधानमंत्री भी तो सचिवालय में बैठकर या मंत्री भी तो सचिवालय में बैठकर फाइलों पर साइन करते हैं, तो वैसे ही उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इस बारे आजम में होता था। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें घुस रही होंगी, देखो कैसे। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, उसकी एक मंत्री परिषद है, और उसकी मंत्री परिषद के अलावा भी वो नीति आयोग से सलाह ले लेता है। उसके बाद वो योजना आयोग से, या योजना आयोग तो बचा नहीं, वो तो समाप्त हो गया, एक विधि आयोग से सलाह ले लेता है, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले लेता है। तो कैसे जैसे ये सलाह लेने की व्यवस्था है, वैसे उस जमाने में सुल्तान हुआ करता था। सुल्तान जो है वो तो एक मंत्री परिषद से भी सलाह लेता था, और मंत्री परिषद को हम क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत, या क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। ये याद रखना, मजलिस ए खलवत, ये पॉइंट याद रहे। फिर दूसरा, इसकी सलाह के लिए कुछ दरबारी भी होते थे, तो दरबारियों के साथ वो बैठक करता था मजलिस ए बार में। कहा करता था? याद रखना इस पॉइंट को, बार ए खास में।
और फिर तीसरा बार आजम भी होता था, बार ए आजम। इस बार ए आजम में बैठकर वो सारी फाइलें पर साइन कर देता था। मतलब इस तरीके से साइन करने वाले काम या बातों को सुनने समझने का काम वो बार ए आजम में करता था। तो तीन चीजें हमें समझ लेनी है, बार ए खास भी याद रखना है, बार ए आजम भी याद रखना है, और मजलिस ए खास भी याद रखना है या मजलिस ए खलवत भी याद रखना है। तीन चीजें मिलकर के केंद्र का पूरा सिस्टम संभालती थी। इसके बाद की आगे की स्टोरी पर चलते हैं हम। आगे क्या होता था, और कुछ लोग होते थे, क्योंकि सुल्तान अकेला तो संभाल नहीं लेगा, तो और कुछ बातें हमें इसमें याद रखनी है। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया तो सुल्तान हो गया, लेकिन पूरा जो राज्य था उसका एक इंचार्ज है ये सुल्तान। इसके अंदर छोटे छोटे राज्य जो वो जीत लेता था उनको वो प्रांत बना देता था। क्या बना देता था? प्रांत बना देता था। प्रांत जो है वो आज की तारीख में राज्यों के जैसे हैं। इस बात को ऐसे समझ लो, पूरा देश है पहली इकाई, तो देश को हमने उसका क्या कह दिया? राज्य कह दिया, या सम्राट का या सुल्तान का क्षेत्र कह दिया। फिर देश को हमने राज्यों में बांटा हुआ है, तो राज्यों को वहां प्रांत कहा जाता था। राज्यों में फिर संभाग होते हैं, संभाग में फिर जिले होते हैं, और जिले के अंदर फिर तहसील या फिर गांव होते हैं। तहसील में भी फिर क्या होते हैं? गांव, और भी होते हैं टप्पा। तो जैसे हमारे यहाँ प्रांत जैसे वहां दिल्ली सल्तनत में पूरे राज्य को प्रांतों में बांटा जाता था, प्रांतों को सिक्कों में बांटा जाता था, क्या सॉरी इक्ताज में बांटा जाता था। फिर इक्ता को सूबों में बांटा जाता था, या इक्ता को ही सूबा कह देते थे। इक्ता या सूबों में बांटा जाता था इन प्रांतों को। फिर इनके अंदर सिख होते थे, और सिख के अंदर एक छोटी सी इकाई परगना बनाई जाती थी। तो आप याद रखेंगे कि सिख हो गया, परगना हो गया, और फिर सबसे बाद में आता था गांव। ये प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत में। आपको ये पूरा पॉइंट रट लेना है, याद कर लेना है। सल्तनत का पूरा राज्य या सुल्तान का क्षेत्र या साम्राज्य कहा जाता था। इससे पहला पॉइंट, पूरा एरिया साम्राज्य था। साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते थे, जिसे हम प्रांत कहते थे। फिर प्रांत जो है उसका एक व्यक्ति होता था, जिसे अभी हम पहचानने के लिए राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं ना, इंचार्ज उसका। वैसा उस जमाने में राज्य का ही कोई प्रशासक या राज परिवार का कोई व्यक्ति जो है, जो राजा के अंडर में था या राजा के परिवार का था, उसी को उसका इंचार्ज बना देते थे। इन प्रांतों को हम इक्ता में बांट देते थे, या इक्ता, और कहीं कहीं पे इन्हें सूबे भी कहा जाता था। इनको फिर सिक्कों में बांटा जाता था, और सिक्कों को फिर परगना में बांटा जाता था, और परगना में गांव होते थे। अब याद रखना, गांव का जो इंचार्ज होता था वो मुकद्दम कहलाता था। क्या कहलाता था? गांव का जो हेड होता था वो मुकद्दम कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, और गांव का जो प्रमुख होता था वो मुकद्दम होता था, जो मुखिया के रूप में काम करता था। यहाँ एक आदमी और काम करता था, जिसे हम खुद कहते थे। क्या कहते थे? खुद, जो कि छोटा जमींदार होता था। सिक्कों में या सिक्कों को जो परगना में बांटा गया था, परगना का इंचार्ज आमिल नाम का व्यक्ति होता था। सिक्कों का इंचार्ज जो है वो सिकदार होता था, और सूबों का इंचार्ज या प्रांतों का इंचार्ज मुक्ति या वल्ली होता था। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद रख लेना कि भाई प्रांतों या इक्ता का जो इंचार्ज है वो वली है। कौन है? वली। सिक्कों का सिकदार है, सिकदार। परगना, परगना में आमिल है, और गांव में मुकद्दम है। इस प्रकार से हर एक एरिया का एक एक इंचार्ज है, जो अपने ऊपर वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो ऐसी एक प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में बनाई गई थी। शायद आपके दिमाग में ये शब्दावली भी घुस रही होगी, और ये फॉर्मेट भी समझ में आ रहा होगा। कैसे हमें इस पॉइंट को अपने दिमाग में सेव रखना है, एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न ऐसे आ जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, उसका मुखिया कौन होता था? तो मुकद्दम होता था। ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स वसूल करने का काम कौन करता था? तो खुद करता था। कौन करता था? खुद, जिसे हम जमींदार कहते हैं, छोटा जमींदार। फिर परगना का प्रमुख कौन होता था? आमिल। सिक्क का प्रमुख सिकदार, और इक्ता का प्रमुख या सूबे का प्रमुख वल्ली होता था या मुक्ति होता था। याद रख लेना ये पॉइंट। तो हमने छोटी छोटी कुछ बातें याद की। अब आगे बढ़ते हैं।
अब राजा अकेला तो डिसीजन ले नहीं लेगा, एक राजा के साथ जैसे आज की तारीख में हमारे मोदी जी, ये जो मोदी जी हैं, इनके साथ में आपको अमित शाह मिलेंगे, आपको दूसरे व्यक्ति राजनाथ सिंह मिलेंगे, फिर आपको तीसरे व्यक्ति इनके ही एक साथी नितिन गडकरी मिलेंगे, नितिन गडकरी मिलेंगे, निर्मला सीतारमण मिलेंगे, निर्मला सीतारमण। तो ये लोग क्या है, ये मोदी जी की मदद करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं को हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद बड़ा शब्द है जिसमें ज्यादा लोग हैं, मंत्रिमंडल छोटा शब्द है। तो इनके इस समय दिल्ली सल्तनत में भी जो सुल्तान होता था उसकी मदद के लिए कुछ लोग बनाए गए थे। अब वो लोग कौन थे वो हमें याद रहे। उसमें सबसे पहला व्यक्ति होता था वजीर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। वजीर क्या होता था, जो राजस्व विभाग है उसका हेड, जैसे अभी का गृह मंत्री है वैसे राजस्व विभाग का इंचार्ज जो होता था वो वजीर होता था। तो राजस्व विभाग का प्रमुख कौन हो गया, वजीर हो गया। खैर सुल्तान जब जिसे चाहे हटा देते थे और जब जिसे चाहे बना देते थे, ये पिक्चर थी, लेकिन फिर भी इनके नाम याद रखने हैं। फिर दूसरा व्यक्ति मुशर्रिफ ए मुमालिक होता था। ये क्या होता था, प्रांतों विभागों से आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। तो देखो मामूली काम है लेखा जोखा रखना, क्या नाम इसका क्या है, मैं याद कराने की बात कर रहा हूं। इसका नाम है मुशर्रिफ ए मुमालिक, मतलब मामूली काम। मामूली काम है आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, याद रख लेना। जैसे हमारा सीएजी रखता है मजमुआद, मजमुआद मतलब मजबूरी में किया जाने वाला। मजबूरी में आदमी क्या करता है, लोगों से उधार लेता है, तो उधारी का काम देखने वाला, उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला मजमुआदार होता था। आरिज मुमालिक क्या होता था, आरिज मुमालिक जो है वो दीवान अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, याद रखना है इस व्यक्ति का नाम आरिज ए मुमालिक। सद्र उस सुदूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी सद्र उस सुदूर को पूछ चुकी है। धार्मिक मामलों में सलाह राय फालतू की बातें करने का सारा काम जो ठेका ले रखा था वो सद्र उस सुदूर का था। काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। सुल्तान को न्याय देने में मदद करता था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। खैर सर्वोच्च अधिकारी तो सब चीज में सुल्तान है, लेकिन उसके नीचे का जो सर्वश्रेष्ठ न्याय अधिकारी है वो काजी उल कुजूत है। फिर बरीद मुमालिक, बरीद मुमालिक क्या करेगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, ये बार बार गुप्त सूचनाएं देगा, तो बरीद मुमालिक हो जाएगा। वकील दर, क्या नाम है, वकील दर, सल्तनत की सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं देगा, तो दरी बिछा देगा। वकील जो है वो दरी बिछा देगा सुल्तान जब आएगा, तो वकील दर करेगा। दीवाने खैरात, खैरात नाम से ही समझ में आ रहा है, खैरात माने क्या, फालतू में दान दे देना है, तो दान विभाग का प्रमुख दीवान खैरात होता था। दीवान बदगान, ये क्या होता था, दास विभाग का प्रमुख होता था। 3 विभाग जरूर याद रखना, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान बदगान जो है वो दास है विभाग, और उसको बनाने वाला सुल्तान। क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुई तो शुरुआत से ही अनेक सारे विभाग बन नहीं गए होंगे, धीरे धीरे विभागों का निर्माण होना शुरू हुआ होगा। जैसे आप देखें कि भारत देश जब आजाद हुआ था तो हम केवल 10-15 विभागों में पूरे देश का शासन चलाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन आते गए, फिर हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया, फिर हमने एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, फिर हमने एक और मंत्रालय, या ऐसे धीरे धीरे खेल मंत्रालय, धीरे धीरे मंत्रालयों की संख्या बढ़ती गई। वैसे ही हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि जब सल्तनत की शुरुआत हुई थी तो तब तो शुरुआत में कोई विभाग था ही नहीं, धीरे धीरे 1-2-4 विभाग बने, फिर धीरे धीरे 1-2 करके विभाग जुड़ते गए। तो कौन सा विभाग किसने बनाया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। सबसे पहले पैसा वाला विभाग जो है वो व्यक्ति बनाएगा जो बहुत खाएगा, है ना, तो खिलजी जो है वो वित्त विभाग बनाएंगे। तो वित्त विभाग को कहते थे दीवान मुस्तखराज, क्या कहते थे, दीवान मुस्तखराज, जो कि वित्त विभाग का नाम था, और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रख लेना। दीवान कोही, कोही मतलब कृषि, कोही मतलब कृषि,
तो कृषि जो है वो एमबीटी ने बनाया था। एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, याद रख लेना। तो कृषि जो है वो मतलब उसके कोही नाम है, उसे दीवाने कोही कह रहे हैं, उसके बिना कुछ नहीं, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक बना रहा है उसे। दीवान अर्ज, अर्ज अर्थात सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग बनाने का काम बल वाला। देखो सेना में क्या होता है, बहुत बल होता है, ताकत होती है, तो उसे बलबन बनाएगा। कौन बनाएगा, बलबन बनाएगा, याद रख लेना। अब 3 विभाग एक साथ एक ही व्यक्ति बनाएगा, दीवाने बदगान, दीवाने खेरात और दीवाने इस्तिहाक। इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग, दीवाने खेरात किसे बांटी जाएगी, दासों को, और बदगान मतलब दान विभाग। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, दीवाने बदगान जो है उसका मतलब होता है दास विभाग और दीवाने खेरात मतलब होता है दान विभाग। इसे थोड़ा सा सुधार लेना है ना, यहां से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इन तीनों ही विभागों को फिरोज तुगलक ने बनाया था। तो याद रखना, देखो 3 चीजें बना रहा है ये। जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या कर दो, पेंशन दे दो, जो जवान है उनको दास बना लो, और जो इसके अलावा बच गए उन्हें खेरात दे दो। तो खेरात विभाग, दास विभाग और पेंशन विभाग, ऐसे 3 विभाग फिर से बनाए फिरोज तुगलक ने। किसने बनाए, फिर से बनाए फिरोज तुगलक ने। अब देखो फिरोज कैसे याद रखोगे कि फिरोज तुगलक ने ही बनाए थे, क्योंकि पेंशन आपको रोज रोज देनी पड़ेगी, दास आपके पास रोज रोज काम करने आएगा, और खेरात भी रोज रोज बांटनी पड़ेगी ना। अब आज मैं खेरात बांट दूं, दान बांट दूं, लोगों को दान दे दूं, तो कल भी तो बांटना पड़ेगा, कल भी तो भूख लगेगी उसे, परसों भी बांटना पड़ेगा, तो रोज रोज बांटना पड़ेगा। तो फिरोज रोज रोज हो जाएगा, फिरोज 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 याद हो जाएगा। तो फिरोज ने ही पेंशन और फिरोज ने ही दास और फिरोज ने ही खेरात विभाग बनाया था। लोक निर्माण विभाग, जिसे हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, क्या कहते थे, पीडब्ल्यूडी। ये पीडब्ल्यूडी मतलब लोक निर्माण विभाग का निर्माण भी फिरोज तुगलक ने किया था, क्योंकि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा निर्माण करने का काम ही फिरोज ने किया। 300 नगर बसाए, दिल्ली के आसपास नहरें बनाई, फिर बहुत सारी धर्मशालाएं, रोड, सड़कें सब बनाया था इस व्यक्ति ने। तो इसको चाहिए लोक निर्माण करने वाले, इसलिए निर्माण विभाग का काम भी कौन बनाएगा, फिरोज तुगलक बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्थाएं कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत में सैन्य संगठन जो था वो तुर्की जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि ये तो लोग तुर्क से आए थे ना, तुर्किस्तान से आए थे, तुर्क लोग जैसी व्यवस्थाएं रखते थे वैसी सैन्य प्रणाली जो है, या उनकी जो सैन्य प्रणाली जो थी दशमलव प्रणाली के आधार पर मंगोलों से ली गई थी। मतलब मंगोलों की कॉपी की थी तुर्कों ने, और तुर्कों ने वही व्यवस्था भारत में बना दी। अर्थात तुर्कों की सल्तनत व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जो मंगोलों से कॉपी की गई थी। सल्तनत काल में सेना 2 भागों में बटी हुई रहती थी, क्योंकि एक तो राजा है जिसे हम सुल्तान कहते हैं, और दूसरा उसके अधीन एक प्रांत होता था, प्रांतपति उसका जो है वो भी सेना रखेगा। तो 2 वैरायटी की सेना है, उनके नाम याद रखो। एक हर्ष में क्लब होती थी जिसे केंद्रीय सेना कहते थे, और एक हर्ष में अतरफ होती थी जिसे प्रांतीय सेना कहते थे। तो सेना 2 वैरायटी की होती थी। जब अभी हम मुगल काल आएंगे तो वहां पर 3-4 वैरायटी की सेना पढ़ने को मिलेगी, और फिर सेना में एक सुधार भी होगा। फिर वहां अश्प, 1 अस्पा, 2 अस्पा ऐसी सेनाएं रखी जाएंगी, वो भी हम देखेंगे। शाही सेना जो होती थी उसमें घुड़सवारी टुकड़ी होती थी, उसे सदार एक क्लब कहते थे। तो जहां पे भी एक कल्ब शब्द लगा रहे हैं आप समझ जाना सेना से संबंधित है। सुल्तान के पास एक जल बेड़ा भी होता था, मतलब जल सेना या नौ सेना भी होती थी। इसे मैं अभी वर्तमान की नौ सेना कह दूं, है ना। तो अभी जो नौ सेना होती थी ये उसका प्रधान होता था अमीर बहर, क्योंकि पानी में रहकर ये बहरा हो जाता था इसलिए नाम इसका अमीर बहर हो गया है। तो ये 3-4 सेनाओं के नाम याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, इनके गुप्तचर के कैसे व्यवस्था थी। गुप्तचर को यचकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुप्तचर को यचकी कहा जाता था, और ये भी एक सेना का हिस्सा ही होता था। बलबन और अलाउद्दीन के समक्ष एक गुप्तचर विभाग बनाया गया, बाकी राजाओं ने गुप्तचर विभाग पर काम नहीं किया। दीवान ईशा जो है उसका नाम का जो व्यक्ति था वो पत्राचार से संबंधित काम करता था। दीवान ईशा, क्या नाम है, ईशा। देखो हम जब इश्क हो जाता है तो लव लेटर लिखते हैं, जब हमें किसी से इश्क हो जाता है तो हम लव लेटर लिखते हैं ना, लव लेटर लिखते हैं। तो हमें ये शब्द याद रखना है, ईशा। ईशा से इश्क हो गया और हमने पत्राचार कर लिया, लव लेटर लिख दिया। हिंदी में पत्राचार को लेटर ही तो कहेंगे। तो पत्राचार हम किसके, जब हमें इश्क हो जाता है तो लव लेटर लिखते हैं। तो ईशा जो है वो लव लेटर वाला अधिकारी था।
दूध को हम बरीद कहते थे, क्या कहते थे? बरीद कहते थे, याद रख लेना, दूध बरीद कहलाते थे। जो संदेश इधर से उधर लेकर जाते थे ना, वो बरीद कहलाते थे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ हमें किताबें उस दिल्ली सल्तनत में बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई, उनके नाम याद रखने। यहां से ये जो पॉइंट है, यहां से एमपीपीएससी एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो मैं 10-15 आपको किताबों के नाम और 10-15 लेखकों के नाम बता रहा हूं, वो याद रट्टा मार लेना। हसन निजामी, ताजुल मासिर लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी? हसन निजामी ने ताज उल मासिर। अब क्योंकि ये उर्दू के शब्द हैं, इसलिए आपको एक बार में तो याद नहीं होंगे। मैं अभी क्लियरली कह दूं भैया कि जो भी ये व्यक्ति वीडियो देख रहा है उसे एक बार में ये पॉइंट याद होगा ही नहीं, 3-4 बार कम से कम इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाषा दूसरी है ना, शब्द दूसरे हैं, इसलिए आपको ये बहुत मुश्किल से याद होगा। तो हसन, हसन को मैं लिख देता हूं हस। तो जब आप ताजमहल देखने जाते हो तो आप हंसते हो कि नहीं, कि मूर्ख था आदमी जो किसी की कब्र के रूप में उसने इतना बड़ा ताजमहल बना दिया, मंदिर के रूप में बनाता, मस्जिद के रूप में बनाता तो अच्छा होता, कब्र बना दी गधे ने। तो हंस दो। हसन ने क्या लिखा? ताजुल मासिर लिखा। मिनाजुद्दीन सिराज, मिनाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी। क्या लिखी? तबकाते नासिरी। मिनहाजुद्दीन सिराज, तो सिर किसी का काट दो तो वो टपक जाएगा, तो ये क्या लिखा है? सिर, सिर से क्या टपक जाएगा ना, तो तबकात ए नासिरी किसने लिखी? मिनाजुद्दीन सिराज ने लिखी। अमीर हसन दहलवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखना। अमीर हसन दहलवी जो है उसने फवाद उल फवाद लिखी। क्या लिखी? फवाद उल फवाद। किताब का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने एक तो लिखी तारीफ ए फिरोज शाही। तारीफ कर दो इसको, तारीख है, मैं तारीफो पढ़ता हूं। तारीफ ए फिरोज शाही। रटने के लिए चीजों को थोड़ा बहुत मोल्ड करना चाहिए, करना ही चाहिए, और मैं करता हूं। फतवा ए जहानदारी लिखी। तो फतवा ए जहानदारी, देखो फ शब्द से बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तारीफ ए फिरोज शाही, फिरोज शाह की तारीफ करने के लिए लिखी गई किताब फिरोज शाही। तारीफ ए फिरोज शाही। तो इसी जियाउद्दीन बर्नी की किताब में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वर्णन है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो उसने चलाई थी अलाउद्दीन ने, उसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बद्र ए चाच, छाछ कर लो इसको याद करने के लिए। दीवाने चाच ने लिखी है, दीवाने चाच ने शाहनामा लिखी। तो बद्र ए चाच नाम के व्यक्ति ने दीवाने चाच और शाहनामा लिखी, आसानी से याद जाएगा। शम्से सिराज अफीक, शम्से सिराज अफीक तारीख ए फिरोज शाही ही लिखी है इन्होंने भी एक किताब। तो तारीख ए फिरोज शाही दो है, याद रखना। एक इस व्यक्ति ने लिखी शम्से सिराज ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसलिए। आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी इन्होंने लिखी। मुंशान ए महरूह, ये किताबें थोड़ी टफ हैं, मुझे पता है कि उर्दू के शब्द आप सब लोगों को समझ नहीं आएंगे। एक बार रीड कर लो, एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, फिर आ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएंगी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो अब यहां से केवल ये सरहिंदी याद रख लो। इसने लिखी तारीख है मुबारक शाही। तो जो सरहिंदी हैं उनने क्या लिखी है? मुबारक शाही। तो हिंदुस्तान बनाने वाले को हम मुबारक देते हैं, तो इसने हिंदुस्तान शब्द लिखा या हिंदी शब्द का उपयोग किया, इनको मुबारकबाद दे दो, तो मुबारक शाही किताब का नाम हो जाएगा। शेख जमालुद्दीन या जमाली कंबू इनको कहा जाता था, उपनाम था। इन्होंने किताब लिखी सियार उल आरफीन मोहरमुह, ये किताब है। इतना बड़ा नाम याद मत रखना, इन सब में से केवल एक एक कीवर्ड निकाल देना। जैसे मैंने यहां से चाच नाम निकाल दिया, तो चाच ने चाच लिखी। अफीक ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। मुल्तानी ने लिखी है मुंशान ए महरू। हिंदी ने लिखी है, सर हिंदी ने लिखी है मुबारक शाही। जामिल ने लिखी है, जामिल ने लिखी है सियार उल, सियार जो है वो जमील है, याद रख लेना, ऐसे जोड़ लो। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ और याद रख लो, 2-3 नाम और है। ख्याजा इसामी, इन्होंने फुतूह उस सल्तनी लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिससे सल्तनत की सामाजिक व्यवस्था का जानकारी मिलता है। फतह उस सल्तनी, सल्तनत के फतह होने या सल्तनत के विजय होने की किताब, इसका हिंदी में मतलब। तो ख्याजा इसामी ने लिखी। फिरोज तुगलक ने एक किताब लिखी फतूहात ए फिरोज शाही, फतूहात ए
फतूहात ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी? फिरोज तुगलक, खुद एक सुल्तान था। अमीर खुसरो, इनने 4-5 किताबें लिखी। किराना लेने गए तो किरान उस सादिन लिखी। मिल गया कोई रास्ते में तो मिफ्ताह, देखो किराना लेने गए, रास्ते में कोई मिल गया अमीर खुसरो को, और उनके चेहरे पर बहुत नूर था तो नूह। आशिक उल अनवर और तुगलक नामा, ये 5 किताबें जो हैं वो अमीर खुसरो की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपसे पूछा ही जाएगा, तुगलक नामा किसकी किताब है? अमीर खुसरो की किताब है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, एग्जाम में आएगी, उसके बाद हम याद करेंगे ऐसा नहीं है, पहले ही याद कर लो। सल्तनत पढ़ रहे हैं, सल्तनत की सारी किताबें याद हो, तो सल्तनत की सारी किताबें मैंने बता दी। इब्ने बतूता किताबुल रहेला लिखी इसने, कहीं कहीं पे खाली रहेला भी लिखा हुआ आएगा तो चाहे चलेगा। रहेला नाम की किताब किसने लिखी? इब्ने बतूता ने लिखी, जो इटली का यात्री था या मोरक्को का यात्री था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, तो शाहनामा 2 बार लिखी गई है, याद रखना। शाहनामा फिरदौसी की फेमस है, आपको एग्जाम में फिरदौसी ही आंसर करना है। मैंने यहाँ पे भी शाहनामा बताई थी, एक शाहनामा मैंने यहाँ बताई थी, ये नाम याद मत रखो, ये किसी और किताब का ट्रांसलेशन था शाहनामा। आपको असली में शाहनामा फिरदौसी की याद रखनी है, जो दिल्ली सल्तनत में लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हमने क्या किया इस वीडियो में? हमने इस वीडियो में सबसे पहले तो दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था, फिर वहां के मंत्रियों के नाम, विभागों के नाम, विभाग किसने बनाया इसके नाम, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, इन सब की बात की। और फिर उसका जो साहित्यकार है, जो साहित्य की किताबें लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, उनकी हमने बातें की। आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े कठिन शब्द हैं इस वीडियो में, या शब्दावली जो कठिन है, इसलिए 2-3 बार देखकर अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार नोट करके याद करना, मैं गारंटी देता हूं याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको याद ना हो। मैं इसलिए इस छोटे तो पॉइंट्स में कोड नहीं बनाया, क्योंकि फिर कोडिंग आपको कंफ्यूज करती, जहां कोडिंग आपको चीजों को आसान करती है, मैं वही कोडिंग आपको बता रहा हूं। चलिए अब विदा लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की हमने जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह कंप्लीट की। अब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से। चलिए, सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताना ना भूलें। नवरात्रि की फिर से एक बार शुभकामना। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।